नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपेश। सत्ता की कमान संभालने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूरे एक्शन में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद वो मंत्रालय पहुंचे थे और उन्होंने किसानों की कर्ज माफी और 2500 रुपए में धान खरीदे जाने के फैसले पर मुहर लगाई थी। अब सीएम बघेल प्रशासनिक कसावट के लिए भी अधिकारियों पर सख्ती बरत रहे हैं। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के एसपी कलेक्टरों के साथ साथ सभी प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक लेकर कई अहम निर्देश दिए। मुख्यमंत्री बनते ही भूपेश बघेल ने पहली बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की थी। सीएम सचिवालय के साथ ही पुलिस विभाग में बड़े फेरबदल किए थे। पुलिस महानिदेशक मुकेश गुप्ता के पास से ईओडब्ल्यू और एसीबी का चार्ज लेकर उन्हें पीएचक्यू में विशेष महानिदेशक बनाया गया और उन्हें बगैर प्रभार के पीएचक्यू में अटैच किया गया। उनके स्थान पर नक्सल ऑपरेशन के स्पेशल डीजी डीएम अवस्थी को ईओडब्ल्यू और एसीबी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। इसके साथ ही संजय पिल्ले को महानिदेशक प्रशिक्षण एवं छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल से विशेष महानिदेशक गुप्त वार्ता का प्रभार दिया गया। अशोक जुनेजा को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गुप्त वार्ता से अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण में पदस्थ किया गया है। अब सूबे की प्रशासनिक कसावट के लिए भूपेश बघेल अपने दो मंत्रियों टीएस सिंहदेव और ताम्रध्वज साहू के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस के घोषणा पत्र को अमली जामा पहनाने की कवायद भी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री बनने के ठीक बाद भूपेश बघेल ने जन घोषणा पत्र की कॉपी मुख्य सचिव अजय सिंह को सौंपी थी। इसे लेकर अजय सिंह ने 20 दिसंबर को आला अधिकारियों की बैठक भी बुलाई है। भूपेश सरकार के काम करने की तेजी देखकर लग रहा है कि जितने भी चुनावी वादे किए गए उनमें से ज्यादातर वादों को लोकसभा चुनाव से पहले पूरा करने की कोशिश की जा रही है। जो अधिकारी है उसे हावी होने नहीं दिया जाएगा। जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उसे पूरा संरक्षण मिलेगा और जो बेईमान है, भ्रष्ट हैं, उसे अंकुश लगाया जाएगा। जो यहाँ छत्तीसगढ़ को लूट लिए, लूट के भागे हैं, तो उनको तो बख्शा भी नहीं जाएगा। जो लोग छत्तीसगढ़ को नुकसान पहुंचाए हैं, निश्चित रूप से सारे लोगों के जो छत्तीसगढ़ को खोखला किए हैं, छत्तीसगढ़ में जो भय और आतंक का वातावरण बनाया है, उन सबके खिलाफ कार्रवाई की जाए। स्वयं पुलिस के कर्मी दरवाजों में एकदम पिस जा रहे थे। इधर से जो धक्का हो रहा था, तो नियंत्रण उनका बहुत ही कमजोर उस दिन दिखा। पूरे शहर में भी जो ट्रैफिक की व्यवस्था, गाड़ियों के पार्किंग की, पानी गिर रहा था अपने जगह है, कुछ दिक्कत आई होगी, जो भी दिक्कत आई हो, लेकिन व्यवस्था अच्छी नहीं थी। तो पुलिस तंत्र को भी थोड़ा और चुस्ती, यानी हेबे तेबे करने वाली चुस्ती नहीं, जिम्मेदारी निर्वहन करने वाली चुस्ती दिखाने की आवश्यकता दिखी पहले दिन। चलिए, तो ये प्रशासनिक कसावट किस लिए? क्या अपने पसंदीदा चहेते अधिकारियों को अपने करीब लाने के लिए और जो काम नहीं कर पाए उनको सजा देने के लिए, या अपने से दूर करने के लिए, या फिर कुछ और मायने भी हैं? बात करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ फिलहाल घनश्याम राजू तिवारी जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। घनश्याम जी, बहुत स्वागत है आपका। कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे केदार गुप्ता जी, बीजेपी प्रवक्ता। लेकिन घनश्याम जी, ये देखिए क्या होता है। ठीक है, आप सत्ता में आए, अधिकारियों को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, फेरबदल कर सकते हैं, लेकिन इससे एक मैसेज, एक परसेप्शन ये बनता है कि देखिए अब ये जो अफसर आएंगे वो उनके चहेते होंगे, और जिनको, जैसे कि मुकेश जी को बिना प्रभार के आपने पीएचक्यू में अटैच कर दिया, इससे मायने हम क्या निकालें? घनश्याम जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, तो हमसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, हम फिर जाएंगे उनके पास में। लेकिन हेलो 1 2 3, जन घोषणा पत्र के वादों को पूरा करने की कवायद तेज हो गई है। कई बड़े फैसले लिए हैं भूपेश बघेल मुख्यमंत्री ने, लेकिन उसके साथ साथ जो कहते हैं कि सर्जरी प्रशासनिक अधिकारियों की होती है, कोई नई परंपरा नहीं है। और जब जो सरकारें आई, हालांकि अब एक तरीके से ये था कि पिछले 15 साल से तो हम बीजेपी का ही शासन देख रहे थे, तो जब भी सत्ता में कोई आते थे, या रमन सिंह आते थे मुख्यमंत्री बनकर, या मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान आए, तो जो उनके भरोसेमंद अफसर रहे वो बड़े पदों पर बने रहे। लेकिन अब जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ तो उसका असर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन ये क्यों जरूरी हो जाता है?
क्या इसके बिना काम नहीं चल सकता? हालांकि मध्य प्रदेश में कुछ पुराने अफसरों पर ही मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भरोसा जताया और जिसके पास जो विभाग था या जो पद था उस पर उन्हें बनाए रखा है। कुछ फेरबदल यहां पर जरूर हुए हैं और ये बात भी सामने आई कि चूंकि कांग्रेस उन अफसरों से नाराज रही जब वो विपक्ष में थी, ऐसे में उनके तबादले हुए हैं। छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है, इन तबादलों के क्या मायने निकाले? घनश्याम राजू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और केदार जी भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने वाले हैं, उनसे भी हम सवाल करेंगे। तो ठीक बात है, मुख्यमंत्री को पूरा अधिकार है कि वो किस अधिकारी को कहां फिट करें, किसको जमीनी मैदान में उतारना है, मैदानी अमले में तैनात किया जाना और किसको हेडक्वार्टर में रखा जाए, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। लेकिन इस पर क्या सवाल उठते हैं, क्या उठने चाहिए और क्या छत्तीसगढ़ में सवाल उठ रहे हैं? तो घनश्याम जी, पहले आप ही के पास आना चाहूंगा। जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे, आप मेरी बात नहीं सुन पाए, लेकिन ये जो ट्रांसफर होते हैं ये क्या केवल परंपरा के लिए किए जाते हैं कि या फिर इससे मैसेज ये जाता है कि अब देखिए चहेते अफसरों की चांदी होगी, वो बड़े पदों पर रहेंगे, मुख्यमंत्री के करीब रहेंगे और जो कभी सपोर्ट नहीं करते थे कांग्रेस को या जिन अफसरों से कांग्रेस नाराज रहती थी उनको अब यूं कहें कि बिना प्रभार का विभाग सौंपा जा रहा है या उन्हें मंत्रालय अटैच किया जा रहा है। ये मैसेज आप क्या देना चाहते हैं? दीपेश जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कभी भी किसी भी प्रदेश में अगर सत्ता परिवर्तन होते हैं तो कमोबेश ये परिस्थितियां दिखाई पड़ती हैं, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो। उसका मूल कारण मैं ये समझ पाता हूं कि कहीं ना कहीं अधिकारियों की जो कार्यशैली है या फिर उनकी जो कार्य क्षमता है, उनकी योग्यता है, उन योग्यता को भांपने का सबका अपना अपना एक पैरामीटर और नजरिया होता है। और मैं समझ सकता हूं कि स्वस्थ लोकतंत्र में इस प्रकार की अदला बदली या फिर ट्रांसफर को मैं राजनीतिक हलकों पर मीडिया का ये सवाल करना भी लाजमी है, परंतु निश्चित तौर पर नई परिस्थितियां हैं, नई कहानी इस प्रदेश में गढ़ी जानी है। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 15 वर्षों में जो हमने इस प्रदेश में देखा है, मैं इस बात को बड़ी ईमानदारी से कह सकता हूं कि जिस प्रकार से अफसरशाही इस प्रदेश में हावी रही, जिसके कारण कहीं ना कहीं जनता की छोटी छोटी समस्याओं को लेकर प्रदेश की जनता परेशान रही और उनकी बातों को सुना नहीं जाता रहा। अधिकारी वर्गों में जिस प्रकार से एक प्रवृत्ति आ पड़ी थी कि वो अपने आप को भगवान समझने लगे थे और अधिकारी ही अपने आप को सर्वोपरि बताकर निर्णय लेने लगे और जनता की भावनाओं को, जनता की समस्याओं से वे लगातार दूर होते गए। चाहे उसको दूर करने के लिए जितने भी कवायदे किए गए, चाहे मुख्यमंत्री जी का जन दर्शन हुआ करता था, कलेक्टर का जन दर्शन हुआ करता था, मंत्रीगण अपने जन दर्शन के माध्यम से जनता की समस्या दूर करने की बात करते थे। अल्टीमेटली पूरा निराकरण करने की जिम्मेदारी इन अधिकारियों पर होती थी, लेकिन कहीं न कहीं अधिकारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में निरंकुश हो चुके थे। उन निरंकुश अधिकारियों के पर लगाम लगाना भी निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए इसलिए भी अधिक आवश्यक है क्योंकि 15 वर्षों के बाद एक बड़ा जनादेश प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को दिया है। ठीक है, तो उनके विश्वास को कायम रखना, ऐसे अधिकारी जो जनता के साथ अहित करते रहे हों, उनकी जनभावना का ध्यान रखते हों, उनको ठीक करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। जी जी, केदार जी आपका स्वागत करता हूं, आपके पास बाद में आऊंगा, लेकिन एक ये बता दीजिए घनश्याम जी की क्या वाकई मुकेश गुप्ता भी बिल्कुल निरंकुश हो गए थे, जनता की नहीं सुन रहे थे, या ऐसी क्या कमी आपने देखी कि उनको सीधे बिना प्रभार के पीएचक्यू में अटैच कर दिया, जो कि इतने बड़े पद पर अब तक थे? दीपेश जी, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, मैं किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर इस बात को नहीं कहूंगा। एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री जी का ये विशेषाधिकार है और उन्होंने अपने अधिकारों का उपयोग किया है। ठीक है केदार जी, वैसे समस्या नहीं होनी चाहिए विपक्ष को कि भाई ये मुख्यमंत्री का अधिकार है, वो किस अफसर से कहाँ क्या काम लेना चाहते हैं, लेकिन एक परसेप्शन ये बनता है कि जो अब तक बीजेपी के या बीजेपी सरकार के, रमन सरकार के करीबी अफसर थे जो मलाईदार विभागों में बैठे थे, अब शायद उन पर गाज गिरनी शुरू हो जाएगी। देखिए, बरसों से हम और राजू साथ साथ घनश्याम जी डिबेट करने के लिए आते हैं और आज
पहली बार सत्ता बनने के बाद साथ बैठे हैं, तो उनको बहुत बहुत बधाई और पूरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, नेताओं को बधाई। और दूसरी बात यह है कि अब सरकार बदली है, जनता ने मैंडेट कांग्रेस को दिया है और जो अधिकारी पसंद होते हैं या जिनसे उनका मन मिलता है मुख्यमंत्री जी का और सरकार का, और उस कैपेबिलिटी के होते हैं कि उस पोस्ट में बैठे, उसके लिए अगर उनका ट्रांसफर होता है तो मैं समझता हूं कि ठीक है, प्रदेश के लिए जो अच्छा है वो अगर सरकार कर रही है तो उनका स्वागत है। जिन मुद्दों को लेकर वो चुनाव में गए और सफलता हासिल किए, उनका क्रियान्वयन जितना जल्दी से जल्दी कांग्रेस पार्टी करे वो बहुत अच्छी बात है। और प्रदेश के हित में, कांग्रेस किसान भाइयों के हित में जो भी काम होंगे, सदैव भारतीय जनता पार्टी उसका समर्थन करेगी। मैं समझता हूं कि अधिकारियों का तबादला होना, नए अधिकारी आना, ये राजनीति से प्रेरित नहीं होता। अब सरकार बदल रही है और निश्चित रूप से अलग अलग कार्यशैली, विचारधारा होती है, उसमें अगर इनका कोई परिवर्तन है तो भारतीय जनता पार्टी को तब तक कोई आपत्ति नहीं है जब तक ये किसी बदले की भावना या सेवा की भावना को छोड़कर किन्हीं कारणों से किया गया है। ये कैसे तय होगा? समझता हूँ कि ये होता है, ये कैसे तय होगा केदार प्रक्रिया कि ये बदले की भावना से नहीं हुआ? भाई किसी अधिकारी को अब लूप लाइन में डाल दिया जाएगा जो कि आपकी सरकार में बड़े पदों पर रहा, यानी अफसर क्या बुराई मोल ले लेते हैं क्या कि वो आपके करीब, या अफसर ऐसी छवि बना लेते हैं? कहने को IAS अफसर ऐसा होना चाहिए जो प्रदेश के हित में काम करे, फिर उसकी छवि ऐसी क्यों बन जाती है कि आते से साहब हुआ कुछ नहीं और उठा के उनको। मध्य प्रदेश में देखिए क्या हो, कई अफसर वही हैं अभी भी पदों पर जो पूर्व सरकार में जिन पदों पर थे उनको उन्हीं पदों पर बरकरार रखा है मुख्यमंत्री कमलनाथ ने। छत्तीसगढ़ में स्वर आपके बदल गए, सरकार तो बदली केदार जी, लेकिन स्वर आपके बदले लग रहे हैं। नहीं, दो चार अधिकारी बदले हैं और निश्चित रूप से जो मध्य प्रदेश में हुआ, देखिए हम आरोप प्रत्यारोप करने का ही काम रोज नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी है, ये समालोचक है, सिर्फ आलोचक नहीं है। अच्छे काम हो रहे हैं तो ठीक है, ठीक बात है, और जिनने विचार भावना बदले की नहीं होना चाहिए, सरकार चलाने के लिए आए हैं तो कुछ परिवर्तन होंगे, परंतु जैसा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक क्षेत्रवाद की बात कही कि बिहार और यूपी के लोग यहाँ रोजगार छीन लेते हैं, ये बात उचित नहीं थी। वो बात अगर होती तो हम उसका विरोध करते, पर यहाँ पर ठीक है जो अभी मामला चल रहा है कि कांग्रेस अपने ढांचे को मजबूत करने में, सरकारी अमले को मजबूत करने में लगी है। इसमें भारतीय जनता पार्टी को मैं पुनः कहूंगा, जब तक किसी भी बदले की भावना से, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम मुस्तैद करेंगे पर बदले की भावना से नहीं, तो ऐसे हर काम का हम स्वागत करेंगे। लेकिन घनश्याम जी, कल राम अवतार जी जुड़े थे हमारे साथ चर्चा में, उन्होंने एक बात कही कि ये अफसर तो वही ताश के 52 पत्तों की तरह हैं, इनको फेंटेंगे तो फिर वही पत्ते आएंगे। तो ऐसे में इन अफसरों को कब तक मैदान से दूर रखा जाएगा? क्यों नहीं इन अफसरों को अपने हिसाब से ढाला जाता, बजाय उनको लूप लाइन में डालने के? उनको मैसेज दिया जाए कि अब तक आप जो काम करते रहे, ठीक है, अब आपको हमारे हिसाब से काम करना है। यानी आप बात को समझ रहे हैं कि ये जो सवाल उठने लगते हैं कि भाई जो IAS अफसर थे, IPS अफसर थे, उनके चेंजेस हुए, अब वो अफसर उस पर एक तरह से ठप्पा लग जाता है। कहने का तात्पर्य ये आप समझ रहे मेरी चीजों को कि ये मुख्यमंत्री आए हैं तो समग्र रूप से अफसरों को संबोधित करते कि ठीक है, आपको जैसे आप पहले काम करते रहे उसी तरीके से आपको, लेकिन वो बड़ा सवाल उठाते रहे कि ब्यूरोक्रेसी निरंकुश हो गई थी। केदार जी, पहले मैं इस पर आपके कमेंट चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी निरंकुश हो गई थी इसलिए हमको सब कुछ करना पड़ रहा है। तो आपके शासन में क्या वाकई ब्यूरोक्रेसी निरंकुश थी? क्या वाकई ब्यूरोक्रेट से सरकार चलाते थे, जैसा कि मध्य प्रदेश में भी आरोप लगता रहा? देखिए, हार के बाद बहुत सारे आरोप लगते हैं और निश्चित रूप से मतदाताओं ने हमें चुना नहीं, हमें वोट नहीं दिया, परंतु यही मतदाता बंधु हमें 15 वर्षों तक लगातार 3 टर्म तक भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर रमन सिंह जी को चुनते रहे। तो हमने काम तो किया है, पर लगातार काम करने से और विकास होने से एक आवश्यकताएं भी वैसी बढ़ती जाती है और कहीं ना कहीं कुछ कमजोरियां हमारे में भी रही होगी। नहीं, ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहा हूँ मैं, आपके अभियान या आपके, मैं कह रहा हूँ ब्यूरोक्रेसी मैं कह रहा हूँ, मेरी बात वहीं खत्म होगी। तो आखिर 15 वर्षों तक काम तो सरकार ने कराया, अधिकारियों ने किया,
तो वही कह रहा हूँ कि 15 वर्षों में विकास हुआ, सारी चीजें अच्छी हुई, पर कुछ ना कुछ कमियां रही होगी निश्चित रूप से, और इसमें मतदाताओं ने परिवर्तन किया, वो शिरोधार्य है। और मैं समझता हूँ आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश में इसके विकास के लिए, किसान भाइयों के विकास के लिए लगातार संघर्ष करती रहेगी, और जहां जहां आवश्यकता होगी आंदोलन, धरना और प्रदर्शन भी करेगी। चलिए ठीक है। लेकिन वही घनश्याम जी, मैं फिर आपसे वो सवाल पूछता हूँ कि भाई यही 52 पत्ते, इन्हीं से आपको काम चलाना है, तो क्यों ना जो एक मध्य प्रदेश में शिवराज जी ने बनाई थी टीम ऑफिसर, जी, उनको टीम मध्य प्रदेश बोलते थे, क्या इस तरह की कोई भावना के साथ काम करेंगे भूपेश जी? देखिए दीपेश जी, निश्चित तौर पर जन सेवा का रथ और उसके सारथी मुख्यमंत्री होते हैं, और मैं समझता हूं कि एक अच्छा सारथी एक अच्छे रथ को संचालित करना जानते हैं। इस भावना के साथ आज मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि इस परिवर्तन पर ताश के पत्तों की तरह विषय पर जाकर उसका मंथन न किया जाए, क्योंकि मैं ये कह सकता हूं कि अगर सारथी अगर सार्थक होगा तो निश्चित तौर पर रथ की दिशा भी सही होगी। लेकिन जो विषय आपने आज डिबेट के लिए तय किया, उस विषय को थोड़ा सा मैं 2-3 बातें इसमें और जोड़ना वाजिब समझता हूं। अगर मुख्यमंत्री जी के निर्णय के विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, आप देखिए कि कितनी संवेदनशीलता के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने सबसे पहले अपने काफिले की उस गाड़ियों को कम किया, जो लंबी लाइन के कतार पर गाड़ियां मुख्यमंत्री जी के साथ घूमती थी। यह भी आज के विषय में होना चाहिए था। दूसरा, उन्होंने कहा कि किसी भी रोड पर, किसी भी जगह पर, कहीं पर भी अगर उनका कारकेड चलता हो और एम्बुलेंस को उनके कारकेड की वजह से रुकना पड़े तो ये नहीं होगा। अब पहले एम्बुलेंस को जगह दी जाएगी, उसके बाद मुख्यमंत्री का काफिला पीछे से निकलेगा। तो एक संवेदनशीलता की पहचान, ये परिवर्तन आपको दिखाई पड़ रहा है। तो मैं समझता हूं कि आज के विषय में इस परिवर्तन को भी जोड़ के देखना चाहिए। और अभी तो 2 दिन हुए हैं दीपेश जी, धीरे धीरे सारी चीजें आपको दिखाई पड़ेगी बदलाव की ओर। और निश्चित तौर पर कांग्रेस ने जो कहा है कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, आपको नए छत्तीसगढ़ की जो परिकल्पना लेकर हम चले हैं और जनता ने जो जनादेश दिया है उसका पूरी तरह से सम्मान करेंगे, और निश्चित तौर पर जनता की यह सरकार होगी। और जो परिस्थितियां अधिकारियों ने पिछले कुछ दिनों में बिगाड़ रखी थी, उन्हें इस बात के लिए समझना होगा कि जो मूल कार्य के लिए वो शपथ लेकर अपनी नौकरी पर आते हैं, उनको उसका दायित्व का निर्वहन करना पड़ेगा। वो अपने आप को भगवान न समझे, जनता की सेवा करना उनकी प्रथम कर्तव्य है, और उस काम को वो करेंगे, ऐसा हम परिवर्तन के बाद मानकर चल रहे हैं। और ये परिस्थितियां का जो आप सिनारियो देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उससे जुड़ी हुई बातें हैं। दीपेश जी, एक चीज और बड़ी विनम्रता के साथ कहूंगा कि जो परिवर्तन सत्ता के साथ होते हैं तो निश्चित तौर पर उसको शासकीय आधार पर भी परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं, जो परिवर्तन पर हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, आप देखिएगा कि जिस प्रकार से विभागों में अभी बदलाव हुए हैं, उसका परिवर्तन भी आपको दिखाई पड़ेगा। चाहे वो जन सुरक्षा की बात करेंगे, चाहे वो किसानों के हित की बात हो, चाहे वो महिलाओं के हित की बात, आप सारे वर्गों में उस परिवर्तन का लाभ जनता को मिलता दिखाई पड़ेगा। ये आप इंतजार कर रहे हैं कब तक होगा। लेकिन केदार जी, मुझे लगता है कि अभी आप वो जो सत्ता पक्ष का आवरण है उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। ये विपक्ष की भूमिका में आप कब आएंगे? देखिए, ये तो आपको समय रहते पता चल जाएगा। अभी खुशियों का अंबार है कांग्रेसी भाइयों के साथ। तो मैं समझता हूँ कि खुशियों में साथ साथ थोड़े दिन चलना चाहिए। समय आने पे सब अपने अपने चीजों के साथ चलेंगे। ना, वो हनीमून पीरियड में है ही नहीं। एम्बुलेंस रोकने की बात, वो हनीमून पीरियड में नहीं है सर, वो तो आरटीसी एक्शन में आ गए। एम्बुलेंस की बात आप कर रहे थे अभी, तो एम्बुलेंस तो पहले भी डॉक्टर रमन सिंह के काफिले में नहीं रुकती थी, और उसे जाने देने के लिए उन्होंने 15 वर्षों पहले ही कहा था। ये आज की बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। दूसरी बात, जो 13 गाड़ियों का उनका काफिला था, तो शायद अंक गणित के हिसाब से 13 सूट नहीं होता होगा, इसलिए उसको 9 कर दिया है। और अब बता रहे कि काफिला लंबा या छोटा, अरे 4 गाड़ी बढ़ जाए या घट जाए, गाड़ियों से कुछ नहीं होता, ट्रैफिक जाम नहीं होना चाहिए और एम्बुलेंस नहीं रुकना चाहिए। तो 15 वर्षों पहले ही माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने कहा ही था। और ये 15 और 11 और 13, इससे कोई विशेष फर्क पड़ता नहीं। फर्क तो पड़ता है। देखिए साहब, ऐसा नहीं है, जहां से बचत हो सके बचत करनी चाहिए। मितव्ययी सरकार होगी
तो ज्यादा पैसा जुड़ पाएगा। अरे हाँ। ये अंक गणित है, अंक गणित। अच्छा, अंक गणित है ये, अंक गणित के कारण है ये। जी क्या बोलते हैं, अंक ज्योतिष है ना, 13 नहीं 9, 9 नहीं 13। अरे वो आपकी हालत देख के, आपकी हालत देख के केदार जी, एक मिनट घनश्याम जी, आपकी हालत देख के उनका अंक गणित पर से विश्वास उठ गया है। जी घनश्याम जी बोलिए। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। गणित पे किसी का विश्वास नहीं होता। मैं यही कहना चाहता हूँ, गणित से ही चलता है सारा कुछ। गणित से अगर विश्वास सारे गणित फेल हो गए, केदार जी कहाँ लगे, सारे गणित फेल हो गए करके आए, बिना गणित के नहीं आए। दीपेश जी, अरे उनके तो पास हुए ना, गणित तो पास हुआ, चाहे उनका या हमारा। आपने कह क्या दिया केदार गुप्ता जी को कि आप विपक्ष की भूमिका में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, वो सीधे तौर पे विपक्ष की भूमिका में आ गए। देखिए, जिस एम्बुलेंस को रोकने की बात ये कर रहे हैं, मुझे आप बता दीजिए इन 15 वर्षों में कब ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री के काफिले को एम्बुलेंस के लिए रोका गया? कोई दृश्य दिखाई नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, जिस अंक गणित के आधार पे 9 गाड़ियों की बात कर रहे हैं कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी के साथ, ये अंक गणित का ज्ञान आपको किसने दे दिया? अरे भाई, कांग्रेस के प्रवक्ता हम हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हम हैं, और हमारे अंक गणित को आप बयान कर रहे हैं। अरे 4 बात की गाड़ियां तो हमारी थी आदरणीय, आप उसमें अंक गणित कैसे डाल दिए थे आदरणीय? अरे तो सुन तो बताओ। लीजिए, अरे 4 गाड़ियों को साहब ने गाड़ी खरीदी और आप 4 बोल लीजिएगा नंबर ना। लिया, तब आप तो अरे कहते आप थे बोल तो 4 लीजिए। नंबर अंक ज्योतिष का है। आपके बारी आएगी सर, बोल लीजिएगा। सबसे बड़ी बात यह है दीपेश जी, हाँ। जिस 4 गाड़ियों को कम करने से अगर मान लीजिए प्रति माह 3 लाख बिल्कुल। रुपए सरकार का कम खर्च होता है, बहुत अच्छी तो बात क्या है। 3 लाख रुपए कम खर्च कोई अंक की बात नहीं है? अगर आप इसको सिर्फ अंक से जोड़कर देखेंगे तो यही वो कारण रहे कि आप एक तरफ पूरे प्रदेश में तिहार और उत्सव मनाते रहे और प्रदेश की जनता हाहाकार करती रही, जिसका परिणाम ये मिला कि आप 15 में आकर सिमट गए और कांग्रेस को 68 सीटों पर जीत देकर छत्तीसगढ़ की जनता ने आपके सारे अंकों को बिगाड़ दिया। और जिस अंक के गणित अरे न पर आप सिर्फ अंक 65 बल्कि की बात तंत्र करते रहे, मंत्र सब हुआ ये ऐसा धराशायी हो रहे 65 प्लस कांग्रेस के हो गए। ठीक है। वो विधानसभा में जो लाए थे तांत्रिक महाराज को जरा पूछिए वो कहाँ है। खैर केदार जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि काफिले में कितनी गाड़ी होगी, कितनी नहीं होगी, ये सिक्योरिटी डिपार्टमेंट तय करता है। और कोई वहां भाजपा कार्यकर्ता उसमें कारगेट में नहीं चलते थे, ना ही समाज का कोई आदमी विशेष चलता था। इसलिए अब इनको बातें करनी है भाई, अभी सरकार में आए, कुछ तो कहना है। इसीलिए मैं खाली शुभकामनाएं दे रहा था कि अभी चलने दो भाई, गाड़ी अच्छा चलती रहेगी। और 9 और 4 और 13 हमारे मुख्यमंत्री जी ने जब 4 नंबर लिया था गाड़ी का, तो ये अंक ज्योतिष बताने लगे थे। हमने तो नहीं कहा था कि भाई वो तो हमारी पार्टी के हैं, तुम कैसे बोल रहे हो, प्रवक्ता तो हम हैं। तो ये सब चलता रहता है, अभी नई बात है, चलने दीजिए। पुनः बधाई दूंगा और शुभकामनाएं दूंगा। अच्छा काम करें राजू भाई, लोग आगे बढ़े। चलिए, लेकिन हम भी आपको कहेंगे कि आप भले ही कमजोर विपक्ष है, 15 और 5, 20 सीटों वाला, लेकिन आप उसी भूमिका को निभाते रहें जैसे कि कांग्रेस निभाती आई पिछले 15 साल से, ताकि जनता का भला होता रहे। इजराइल छोटा है, ठीक है। इजराइल छोटा है, सेना कम है पर मजबूत है। संख्या बल नहीं, मनोबल से काम होता है, इच्छा शक्ति से होता है। आप संख्या मत गिनो, हम तो 2 से चले थे, आज स्पष्ट बहुमत से ज्यादा केंद्र में है और 19 राज्यों में सरकार है। इसलिए आप संख्या बल की चिंता मत करो, मनोबल बहुत ज्यादा है। केदार जी की मनोभावना भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। इजराइल किस मनोभावना के साथ अपने आप को विकसित करता है, आतंक फैलाकर, विवाद। आज इजराइल मुद्दा नहीं है, अरे इजराइल मुद्दा नहीं है, आप क्या कर रहे हैं? केदार जी, हम इसी तरह चाबी भरते रहेंगे ताकि आप विपक्ष की भूमिका में आ जाएं ठीक तरह से। और कांग्रेस हालांकि पहले दिन से एक्शन मोड में है और अब आपकी जिम्मेदारी है कि जरा आप वैसी नजर बनाए रखें, क्योंकि विपक्ष की भूमिका वॉच डॉग की होती है और वो आप काम करते रहें। आप दोनों को हमारी शुभकामनाएं। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका भी शुक्रिया। तो कुल मिलाकर के बड़े फैसले हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी अभी वाकई अपने जो हार का सदमा उससे निकल ही नहीं पा रही है और कुछ वक्त जरूर लगेगा 15 साल का सत्ता का जो हैंगओवर है उसे उतरने में। उसके बाद खैर ये भी कह सकते हैं कि अभी नजर है बारीकी से कि विपक्ष सत्ता पक्ष कहाँ गलती करे ताकि वो फिर अपने असली रंग में आए। खैर विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है ताकि सरकार भी सीधे अपने रास्ते पर चलती रहे, यहाँ वहाँ ना जाए। हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।